गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 मॉर्निंग अपडेट में। आज काफी सारी खबर डिफेंस से जुड़ी होने वाली है। इसके अलावा वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स और शेयर मार्केट की भी न्यूज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली खबर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। कल पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिसके बाद दुनिया भर से बधाई पीएम मोदी को दी जानी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कल शाम को शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शपथ समारोह में फिल्मी जगत से अक्षय कुमार, रवीना टंडन, शाहरुख खान, रजनीकांत जैसे सेलिब्रिटी पहुंचे, तो वहीं विदेश से मालदीव के प्रेसिडेंट, पीएम बांग्लादेश की और भूटान, सेचिल, श्रीलंका के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। कैबिनेट में किसको क्या पद मिला है ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुछ समय बाद आज या फिर कल इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पीएम मोदी G7 समिट के लिए इसी हफ्ते इटली जाने वाले हैं। हालांकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से चुनाव से पहले ही भारतीय पीएम को इनवाइट कर दिया गया था और इंटरेस्टिंगली पीएम मोदी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब चुनाव जीतने के बाद और शपथ लेने के बाद अब वे इटली के लिए रवाना होंगे और ये पहला फॉरेन ट्रिप भी उनका इसी के साथ होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को विदेशी निवेशकों की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब इस क्षेत्र में भारतीय कंपनी भी उतर चुकी है। बता दें कि भारत की जोहू कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, ये अब भारत के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लांट लगाने वाली है। बता दें कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने के प्लांट लगाने के लिए कंपनियों के लिए एक सब्सिडी भी जारी की थी, जिसके तहत टाटा इस वक्त भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट पहले ही लगा रहा है, जिसमें पहले गुजरात में है, जो कि 91,000 करोड़ खर्च के बाद टाटा और ताइवान मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा असम में भी टाटा अपना दूसरा प्लांट लगा रहा है। इसके अलावा भारत में एक और कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप पर काम कर रही है, लेकिन अब भारत की जोहू कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए तैयार है। बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। भारत अभी ताइवान, चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों से सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर भारत में ही भारतीय कंपनियां इस चिप को बनाने लग जाएंगी तो इस क्षेत्र में भारत इंडिपेंडेंट बन जाएगा और मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को आगे चलकर दुनिया में भी भारत एक्सपोर्ट कर सकेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी तीसरी खबर की तरफ, और ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शन और बैन लगाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा भारत से आने वाले कई सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया है और उसके बाद अब भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स ऑन सर्विसेज के तहत ऑस्ट्रेलिया से बात करने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2022 दिसंबर के महीने में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रारूप इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट केवल 6.9 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट 15.1 बिलियन डॉलर था। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट का सीधा फायदा भारत को हुआ। बता दें कि एक साल में ही भारत का एक्सपोर्ट 14% तक बढ़ गया। इसमें फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ज्यादा थे। इसी बीच साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया नया नियम लेकर आया, जिसके तहत उसने WTO के नियमों में बदलाव की मांग की और इसके बाद भारत ने कहा कि इसमें भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं किया जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने एग्रीमेंट के बावजूद अपने नियमों में बदलाव की बात कही। वहीं माना यह गया कि ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम इसलिए उठाया कि FTA एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत का तो एक्सपोर्ट बढ़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के व्यापार घटने लगा था। बता दें कि कुकिंग कोल जैसे क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया के बदले रूस से इसे इंपोर्ट करने लगा। ऐसे में ट्रेड डेफिसिट 39% तक 8 महीने में गिर गया और ये $8 मिलियन से 5.27 बिलियन डॉलर पर आ गया था। इसी से ऑस्ट्रेलिया नाराज चल रहा था। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने स्टूडेंट वीजा रूल को भी चेंज किया है और ऐसे में भारतीय बच्चों को इसका नुकसान भी हो रहा है। वहीं अब भारत चाहता है कि इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत बात की जाए, यानी कि साफ है कि इस मुद्दे को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया को WTO में घसीटने की तैयारी कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को इस मुद्दे को लेकर WTO में जाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई है। दरअसल 5 साल पहले तक आर्मी अपने इक्विपमेंट को मंगवाने के लिए 57% भारतीय कंपनियों और साथ ही 43% विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया करती थी। लेकिन अब खबर है कि इंडियन आर्मी ने पिछले 2 सालों में एक भी कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों से नहीं किया है और इंडियन आर्मी अपने सभी इक्विपमेंट को भारतीय कंपनियों से
डील करके ले रहे हैं। कैपिटल प्रोक्योरमेंट के तहत इंडिजिनियस फर्म्स के साथ 2 सालों में तमाम कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत पिछले 5 सालों में इंडिजिनस आइटम की लिस्ट जारी की गई है। साल 2021, 22 और 23 में ये लिस्ट आई है, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में 101 आइटम को बैन किया गया था। इसके बाद 108 आइटम और तीसरी लिस्ट में 100 आइटम शामिल थे। चौथी लिस्ट में 928 सब्स आइटम और पांचवी लिस्ट में 98 आइटम थे, जो कि भारत द्वारा बैन किया गया था। भारत सरकार ने इसके तहत 6.2 लाख करोड़ रुपए बचाए। बता दें कि इन आइटम को बैन करने का मतलब ये था कि ये आइटम भारत की कंपनियां बनाने में सक्षम हो गई है और आर्मी उनसे डील कर सकती है। साल 2022-23 और साल 2023-24 में 100% इंडियन फर्म्स ने ही आर्मी के साथ डील्स किया है। इसमें इमरजेंसी इक्विपमेंट भी शामिल थे। बता दें कि इंडियन आर्मी ने भारतीय कंपनियों के साथ असॉल्ट राइफल के लिए टेलीस्कोप साइट और नाइट साइट, बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, रिमोटली पायलट एरियल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सैटेलाइट एनालिसिस, T-72 ड्राइविंग सिमुलेटर, ALH-M3, BM2 का अपग्रेडेशन आदि सामान शामिल थे। इंडियन आर्मी ने अपनी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जैसे कि हेलमेट, कॉम्पैक्ट वेपन्स, QRF व्हीकल, लाइट स्ट्राइक व्हीकल आदि भी भारतीय कंपनियों से ही खरीदा है। वहीं इन कंपनियों में जेनटेक प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज, फोर्स मोटर्स, एरोर प्राइवेट लिमिटेड, TASL, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और KRAS जैसी कंपनियां शामिल है। इनके अलावा अडानी और टाटा की भी कंपनियां शामिल है। इससे ये साफ पता लगता है कि किस तरह से भारत डिफेंस के सेक्टर में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय नेवी फ्रांस से अपने राफेल M विमान को खरीद सकती है। बता दें कि अब इन विमान की फाइनल कॉस्ट सामने आ गई है। सिंगल सीट वाले इस जहाज को भारतीय नेवी करीब 91.07 मिलियन यूरो में खरीदेगी। बता दें कि पिछले विमान से ये काफी ज्यादा एडवांस होंगे और इन्हें काफी मजबूत बनाया जाएगा। नेवी INS विक्रांत पर इसे डिप्लॉय करेगी। इसके अलावा 4 राफेल एक और अलग वेरिएंट के होंगे, जिनकी डिमांड नेवी ने कर दी है और इसकी कीमत फिर 94 मिलियन यूरो पड़ने वाली है। भारतीय नेवी की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार फ्रांस से लगातार बातचीत कर रही है और जल्द ही राफेल की डील को फाइनल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं, तो इसके बाद राफेल M की डील इस साल के अंत तक साइन होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल इस समय प्राइस को लेकर नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ। हमारी अगली अपडेट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह निर्णय किया है कि भारत में अब विमान के प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाया जाएगा। बता दें कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के अपने स्वदेशी विमान तेजस MK-1A पर काम कर रही है और इसको अब तेजी से बनाने के लिए काम किया जाएगा। बेंगलुरु में स्थित विमान बनाने वाली 2 यूनिट में हर साल 16 विमान बनाए जाएंगे। इसके अलावा नासिक में मौजूद भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यूनिट में 8 विमान को हर साल तैयार करेगी। बता दें कि प्राइवेट भारतीय कंपनियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ का कहना है कि प्राइवेट कंपनी भी तेजस के कई पार्ट्स को तैयार करने में मदद करेंगी, जिसमें से फ्रंट, सेंटर, विंग आदि शामिल होंगे। ऐसे में भारतीय वायुसेना की जो मांग है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना एक साल में कुल 24 विमान को तैयार करेगी, जो कि देखा जाए तो काफी सही आंकड़ा है। हालांकि इस आंकड़े को भारत को 30 तक लेकर जाने की जरूरत है, यानी कि तकरीबन एक साल में अगर भारत 30 विमान को बना लेता है तो यानी कि एक साल के अंदर भारत तकरीबन 2 स्क्वाड्रन को तैयार कर लेगा। हालांकि इसमें 6 फाइटर जेट कम रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय एयरफोर्स इस समय स्क्वाड्रन की कमी झेल रही है और भारत के MRFA टेंडर को लेकर कोई भी अपडेट अभी तक कंफर्मेशन के तौर पर सामने नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में स्वदेशी रूप से भारत जितनी तेजी से अपनी डिमांड पूरी करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। दरअसल यूक्रेन की तरफ से ये बताया गया है कि उनके द्वारा रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को मार गिराया गया है। ये पहली बार है जब Su-57 किसी भी तरह से मार गिराया गया हो। इवन यूक्रेन की तरफ से सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई है जिसमें Su-57 को उनके द्वारा मार गिराया गया। इस बात की जानकारी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR की तरफ से दी गई है। आप स्क्रीन पर ये सैटेलाइट इमेज भी देख सकते हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि फाइटर जेट का मलबा दिखाई दे रहा है। ये रशिया के डिफेंस सिस्टम के लिए एक काफी बड़ा फेलियर बताया जा रहा है। खबरों की माने तो यह एयरक्राफ्ट एक एयरबेस पर खड़ा हुआ था,
जिस दौरान यूक्रेन का एक ड्रोन आता है और सीधे इस विमान में आकर टकराता है, जिसके बाद ये विमान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। वहीं अब दोस्तों Su-57 से ज्यादा सवाल तो रूस के डिफेंस सिस्टम पर उठता है, क्योंकि रूस ने अपने S-300 जैसे डिफेंस सिस्टम को अपने बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है। ऐसे में उसके बावजूद इस तरह की घटना सोचने पर मजबूर करती है। वैसे दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आप इससे एग्री हो या फिर ना हो, लेकिन S-400 हो या फिर रूस का Su-57 या हम चीन के J-20 को ले ले या फिर अमेरिका के F-35 या फिर हालिया एग्जाम्पल MQ-9 ड्रोन का, इन सभी की मार्केटिंग काफी ज्यादा की गई है और इसको काफी ज्यादा हाइप अप किया गया है, जिसकी वजह से दुनिया के देश इसकी तरफ आकर्षित हो और इनकी डील करे। हाल ही में हमने 6 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन को भी हूतियों के द्वारा टारगेट होता हुआ देखा है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बेहतर यही है कि फालतू अपना पैसा बाहरी देशों से हथियार खरीदने में लगाने की बजाय अपने ही देश में खुद मेक इन इंडिया के तहत हथियार को बनाए और उनको ही अपनी सेना में इंडक्ट करे, जो कि भारत इस समय कर भी रहा है। और जब तक जरूरत है तब तक ही इन बड़े हथियारों को दूसरे देशों से खरीदे, लेकिन इन पर ओवर रिलाय तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मेरे इस ओपिनियन से अगर आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ या फिर ना लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की तरफ, जो कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। सो गाइस 2 दिन मार्केट बंद होने के बाद आज ओपन होगा कल, क्योंकि पीएम मोदी ने शपथ ली है, साथ ही आरबीआई की तरफ से कई बड़े फैसले किए गए हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने की उम्मीद है। और अनुमान है कि तकरीबन 2 से 2.5% तक सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी फ्राइडे को ऑल टाइम हाई पर गए थे, लेकिन कैबिनेट की कई सारी मीटिंग होनी है और कई सारे बड़े फैसले इस हफ्ते में किए जाने हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में काफी ज्यादा पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड कहीं भी तेजी से जा सकता है। हालांकि कुछ स्टॉक की बात करें जिस पर आप अपनी नजर रख सकते हैं और उनको बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो उनमें टाटा मोटर्स के शेयर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग जो कि इस समय 60 पर है, वह 80 तक जा सकता है। नवनीत एजुकेशन इस समय 148 रुपए पर है और ये 180 रुपए तक जाने की उम्मीद है। वहीं HDFC लाइफ भी 562 पर है और ये 600 तक जा सकता है। तो इन स्टॉक पर आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बहरहाल इनको खरीदना या ना खरीदना आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। हम सिर्फ बेस्ट स्टॉक जिसके बढ़ने के चांसेस होता है वो आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए खरीदने से पहले एक बार खुद भी स्टडी जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी मॉर्निंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।